हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। 1 2 3 4 हमने 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारा अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो क्वेश्चंस है इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारे पास क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास क्या है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम इस 5th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कभी भी हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने गिवन टर्म्स को मेंशन कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन टर्म्स है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मोटर बाइक मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि हमारा u का वैल्यू दिया गया है कितना, 28 मीटर पर सेकेंड। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। तो ये 98 मीटर हमारा क्या है, s का वैल्यू है, यानी हमारे पास डिस्टेंस मेंशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है और टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है। कब, जब वो मोटर बाइक 98 मीटर चलने के बाद वो फाइनली रुक जाए। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा v क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम इस 3 टर्म को यूज़ करके हम अपने एक्सेलरेशन को निकाल सकें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने पर हमें टाइम की ज़रूरत होगी, तो टाइम हमारे पास नहीं है। सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ करने के लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी हमारे पास नहीं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो हमें पता है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम सबका वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 इंटू एक्सेलेशन हमें निकालना है, तो ए एस हमारे पास दिया हुआ है 98 मीटर। फिर वी हमारा 0 है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यू हमारा 28 है तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। तो 2 इंटू ए इंटू 98 हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, 0 स्क्वायर मीन्स 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ये 28 के स्क्वायर को हम लोग 28 इंटू 28 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ए की वैल्यू को निकालना है तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होंगी तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ ए, और इधर हो जाएगा माइनस 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98। तो स्टूडेंट्स, हमें इसे कैलकुलेट करना होगा, तो हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये हमारे पास 14 आ जाएगा। ये हमारा 14 इसके साथ कट जाएगा 7 टाइम्स में। फिर 7 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। तो माइनस एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या है कि हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में हमेशा हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलता है। तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइम की ओर। हमें अब क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकालने के लिए हम इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, जो कि बहुत लेंदी होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपने फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने पर हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी हमारे पास 0 था, u हमारे पास 28 थी, और एक्सलेशन हमारा -4 आया। -4 के साथ ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस -4t को हम जब साइड चेंज करेंगे, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 4t, और इस साइड ये बच जाएगा 28। फिर हम यहाँ पर t की वैल्यू को निकालेंगे तो ये 28 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और ये कटने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा टाइम का वो 7 सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 4.27 shows a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction.
डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि इसमें जो ये बॉडी ए और ये बॉडी बी है, क्या ये दोनों का वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर इक्वल हो सकता है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्लोप हैं और दोनों स्लोप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर वेलोसिटी हमें इक्वल चाहिए तो हमारे पास स्लोप भी दोनों का इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर हम स्लोप देख सकते हैं कि एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्लोप हमारा इक्वल नहीं है। इक्वल स्लोप हमारा तब होता जब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते। अगर लाइन्स पैरेलल होते तो फिर हमारा स्लोप भी इक्वल होता और स्लोप अगर इक्वल होता तो हमारा पोजीशन सेम हो जाता, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होता, जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी भी इक्वल हो जाती। बट यहाँ पर स्लोप्स पैरेलल नहीं हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं आंसर। That position time graph is a straight line with a steeper slope A moves at higher constant velocity. सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए के बारे में क्या कहा गया कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें जो स्लोप ए का मिल रहा है वो कैसा है, थोड़ा सा स्टीपर है। स्टीपर मीन्स कहने का कि वो इंक्लाइंड है, मतलब थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन बट विथ अ जेंटलर स्लोप बी मूव्स एट लोअर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो स्लोप बी के बारे में कहा गया है कि थोड़ा सा जेंटलर मतलब थोड़ा झुका हुआ है या कम इंक्लाइंड है, हम ऐसा कह सकते हैं। और जो कम इंक्लाइंड होते हैं उनके वेलोसिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा स्टीपर होते हैं। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर स्लोप्स पैरेलल नहीं है। अगर स्लोप्स पैरेलल होते तो फिर वेलोसिटी इक्वल होती, बट स्लोप्स पैरेलल नहीं है इसलिए वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ ग्राफ इन फिगर 4.28 shows the change in position with time for two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 सेकेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को हम लोग एक करके देखते हैं और ये पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सी हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा बॉडी ए है इसका इनिशियल पोजीशन और बी का भी इनिशियल पोजीशन सेम है और ये जो फाइनल पोजीशन है बॉडी ए का और ये बी का दोनों हमारा सेम है। और ये अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट दोनों का होगा, दोनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो इसका मतलब जो हमारा दोनों का एवरेज वेलोसिटी भी होगा वो भी एवरेज वेलोसिटी भी हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सी हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा बॉडी ए और बी है ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जितना डिस्टेंस ए कवर कर रहा है जित उतना ही बी भी कवर कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड भी हमारा इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमें पता है जब बॉडी जब तक एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तब तक उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ तो उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ऑप्शन बी को भी करेक्ट मानेंगे। ठीक है। चलिए तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कहता है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर। सी यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन में देख चुके हैं कि हमारा एवरेज स्पीड ए और बी दोनों के लिए सेम है, तो किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारा ये थर्ड ऑप्शन गलत है। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर एक को ग्रेटर बताया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हम देख सकते हैं हमारा यहाँ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा दोनों करेक्ट है और ऑप्शन 3 एंड 4 हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A truck driver driving at the speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour.
for trucks. He slows down to 36 km/h in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक ट्रक ड्राइवर है जो 54 km/h के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, वो मूव कर रहा है और वो 36 सेकंड के बाद 36 km/h वेलोसिटी पर आ जाता है। कब? जब वो अपने सामने एक बोर्ड देखता है, साइन बोर्ड देखता है जिस पर लिखा होता है कि वो स्पीड लिमिट वहाँ पर 40 km/h के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिवन मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि ट्रक इनिशियली मूव कर रहा था 54 km/h से, तो हमारा यू जो हो जाएगा वो 54 km/h हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। तो इस 54 को हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 3 टाइम्स में, और 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। फाइनली वो कितने पर पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी उसका 36 km/h। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम। हमारे पास टाइम मेंशन है 36 सेकेंड। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास u है, v है, t है। तो हमें अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो भी वहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। तो v हमारा दिया हुआ है 10, u हमारा है 15, और ये टाइम हमारा 36, और a हमें निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10, हम 15 इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 15, और ये 36 a। तो जो हमारा एक्सलेशन हो जाएगा वो -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u हमारे पास है 15, टाइम हमारे पास है 36, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया -5/36 इंटू टाइम 36 इंटू 36। तो 36 से ये 36 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 18 टाइम्स में। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 36 इंटू 15। अगर हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर तो 36 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आता है 540, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 18 इंटू 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 90। तो एस की वैल्यू हमारे पास इसको माइनस करने पर बचेगी 450 मीटर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ट्रक इन 36 सेकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।